हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करूंगा कोर वेब वाइटल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। व्हाट आर कोर वेब वाइटल्स? दीज आर अ सेट ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट गूगल कंसीडर्स इंपॉर्टेंट इन अ वेब पेज ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मैंने पहले के ट्यूटोरियल में भी आपको बताया है कि जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको आजकल अलग से जगह दी जा रही है सर्च इंजन्स पे। अगर आपकी वेबसाइट रैंक होने के काबिल है तो उसका यूजर एक्सपीरियंस जब तक अच्छा नहीं होगा आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती। जो लेटेस्ट अपडेट आया है अभी, जो 2 जून को आया है, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं कि जो कोर वेब वाइटल्स हैं इसके अंदर जो मेन 3 फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। कोर वेब वाइटल्स आर मेड अप ऑफ 3 स्पेसिफिक पेज स्पीड एंड यूजर इंटरेक्शन मेजरमेंट्स। तो जो कोर वेब वाइटल्स हैं दोस्तों, वो 3 स्पेसिफिक चीजों से मिलकर बने होते हैं जो किस किस पे बेस होती हैं? पेज स्पीड पे और यूजर इंटरेक्शन पे। तो दोस्तों, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ये मैं गूगल के नजरिए से ही बता रहा हूं क्योंकि कोर वेब वाइटल्स जो है वो गूगल ने ही बनाए हैं। तो जो 3 तरीके की चीजें हैं इसके अंदर, वो कौन कौन सी हैं? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एलसीपी, फर्स्ट इनपुट डिले एफआईडी, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट सीएलएस। इन तीनों के बारे में ही मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूं। कोर वेब वाइटल आर पार्ट ऑफ गूगल्स ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ पेज एक्सपीरियंस। तो जो कोर वेब वाइटल है वो गूगल के जो ओवरऑल इवेल्युएशन होता है पेज एक्सपीरियंस के लिए, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस चीज से समझ सकते हैं दोस्तों कि यूजर एक्सपीरियंस कितना ज्यादा मायने रख रहा है आज के जमाने में, कि गूगल बोल रहा है इस चीज को कि आने वाले दिनों में जो रैंकिंग होगी उनमें कोर वेब वाइटल्स को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। एज फार एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर एलसीपी, एफआईडी एंड सीएलएस इन अपकमिंग 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो जब भी कुछ लॉन्च होता है, गूगल किसी एल्गोरिदम को अपडेट करता है, तो वो जो वेबसाइट के ओनर हैं या जो भी लोग हैं जो डेवलपर हैं उनको थोड़ा सा टाइम देता है एक तरीके से कि 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आप अपनी वेबसाइट इस एल्गोरिदम के अनुसार या इस एल्गोरिदम के हिसाब से आप बना लें, उनको तैयार कर लें, ताकि उन्हें रैंकिंग होने में कोई दिक्कत ना हो। जब 2 जून को अपडेट आया था दोस्तों, तो ये चीज सामने भी आई थी कि कई सारे देशों में जो वेबसाइट की वॉलेटिलिटी थी वो बढ़ गई थी, यानी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था बहुत सारी वेबसाइट्स पे। और मैं अभी आपको प्रैक्टिकली शो भी करूंगा कि ये नेगेटिव इंपैक्ट क्यों पड़ा था। इट्स इंपॉर्टेंस इन एसईओ। अब एसईओ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? गूगल मेक पेज एक्सपीरियंस एंड ऑफिशियल रैंकिंग फैक्टर। तो गूगल ने जो पेज एक्सपीरियंस है उसको ऑफिशियल रैंकिंग फैक्टर बना लिया है। अब गूगल टेल्स वी विल इंट्रोड्यूस ए न्यू सिग्नल दैट कंबाइंस कोर वेब वाइटल विद अवर एग्जिस्टिंग सिग्नल्स। तो जो एग्जिस्टिंग सिग्नल्स थे, मतलब अभी कोर वेब वाइटल्स को हम पिछले 6-7 महीने से काफी सुन रहे हैं और इसके बारे में काफी सारी ऐसी बातें भी हो रही हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो जो न्यू सिग्नल है वो कंबाइन होंगे किससे? कोर वेब वाइटल से। किसके साथ? एग्जिस्टिंग सिग्नल्स के साथ। तो जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स थे या सिग्नल्स थे वो कौन कौन से थे? HTTPS, तो इसके बारे में बात हो चुकी है कि आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। लास्ट ट्यूटोरियल मैंने मोबाइल फ्रेंडलीनेस पे ही बनाया था दोस्तों। लैक ऑफ इंटरस्टिशियल पॉपअप्स। जो पॉपअप्स आ जाते हैं वेबसाइट पे वो बहुत ही खराब चीज है और वो यूजर एक्सपीरियंस को, पेज एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। सेफ ब्राउजिंग। आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोई मालवेयर एक्शन नहीं हो रहा हो, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी जो यूजर ब्राउज कर रहा है वो सेफ है। तो इन 4 चीजों के साथ 3 चीजें और मिल गई जो कोर वेब वाइटल्स के अंदर आती हैं, और ये सब मिलके एक रैंकिंग फैक्टर बना रहे हैं जिसको बोलते हैं पेज एक्सपीरियंस। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एसईओ और यूएक्स का जो इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड कोर वेब वाइटल्स। वो एसईओ का भी पार्ट है और यूजर एक्सपीरियंस का भी पार्ट है। एज फार एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजर एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स विल मेक अप द बिगेस्ट चंक ऑफ योर पेज एक्सपीरियंस स्कोर। अगर आप अपने वेबसाइट का, वेब पेज का पेज एक्सपीरियंस अच्छा रखेंगे यूजर्स के लिए, तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक होगी और जो कोर वेब वाइटल्स हैं वो भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों, कोर वेब वाइटल्स बहुत अच्छा सिग्नल देते हैं, पॉजिटिव सिग्नल देते हैं सर्च इंजन्स को, अगर वो उसी लिमिट में है जिस लिमिट में गूगल उन्हें अलाउ कर रहा है। अभी हम देखते हैं इसके बारे में कि ये कितने अलाउ करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट के लिए जो पेज स्पीड इनसाइट टेस्ट है वो ओपन कर रखा है और मैंने वेबसाइट इसमें की है www.moz.com। तो जब मैंने इसको एनालाइज किया तो इसका जो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे आ सकता है, मतलब डिवाइस के हिसाब से ट्रैक करता है ये। तो मोबाइल पे कितना आ रहा है? 40 आउट ऑफ 100। नीचे चलते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ना कई सारी मैट्रिक्स दिख रही होंगी। अब इसमें 2 तरीके की मैट्रिक्स हैं, एक है फील्ड डेटा और एक है लैब डेटा। तो
दो तरीके का डेटा होता है दोस्तों, एक रियल डेटा होता है। रियल डेटा वो है जो गूगल किस चीज से लेकर बनाता है, वो बनाता है गूगल क्रोम से यूज करके। उसको क्रक्स भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वो क्रोम यूजर एक्सपीरियंस आता है। गूगल क्रोम जो गूगल ने बनाया है, जो वेब ब्राउजर बनाया, वो इसलिए बनाया है क्योंकि वो वहां से लोगों की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। तो वहां आता है आपका फील्ड डेटा। लेकिन इसकी सबसे गलत बात क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे लिखा है ओवर द प्रीवियस 28 डे कलेक्शन पीरियड फील्ड डाटा शोज दैट इट पेज डज नॉट पास द कोर वेब वाइटल्स असेसमेंट। तो ये पिछले 28 दिन का रिकॉर्ड भी रख रहा है। तो अगर आपने कोई चेंज करा है जो आपने 5 दिन पहले किया था, तो उसकी रिपोर्ट आपको 23 दिन बाद मिलेगी। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अगर हम नीचे आते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा लैब डाटा। लैब डाटा किसकी मदद से बनाते हैं, इसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं या टूल्स होते हैं, वो इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है वो कितने टाइम में लोड हो रहा है। अभी इसकी बात करेंगे धीरे धीरे सारी चीजें। अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि जो लैब डेटा है और जो फील्ड डेटा है उसमें क्या अंतर है। तो फील्ड डेटा रियल वर्ल्ड का डेटा है जो गूगल कहां से इकट्ठा कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है उसको क्रोम के यूजर एक्सपीरियंस से, यानी गूगल क्रोम के यूजर एक्सपीरियंस से। और लैब डेटा वो है जो गूगल कहां से इकट्ठा कर रहा है, कहां से प्रोसेस कर रहा है उसको, वो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड प्रोग्राम्स। अब इसमें जो लिमिट है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, दिस पेज डज नॉट पास द कोर वेब वाइटल असेसमेंट। मैंने एक और वेबसाइट को ओपन करके रखा है www.neelpatel.com। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो परसेंटाइल है वो कितनी है, 84, 96, 92, 93। और यहाँ पे लिखा है दिस पेज पासेस द कोर वेब वाइटल असेसमेंट। तो दोस्तों ये जो चार चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये चारों चीजें 75% से जब ज्यादा होती हैं, यानी जो 75% है वो एक थ्रेशोल्ड है। अगर 75% से ऊपर नहीं है तो कोर वेब वाइटल के असेसमेंट में वो वेबसाइट या वो वेब पेज फेल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एफसीपी है वो 65, एफआईडी 85, तो एलसीपी कितना है 64। इसलिए ये क्या हो गया, इस टेस्ट में फेल हो गया। और जो सीएलएस है वो 893 है। अगर आप neelpatel.com पे आएंगे तो इनका स्कोर भी तो बहुत ज्यादा है, 94 है, वहां 40 था। और आप देख सकते हैं जो एफसीपी, एफआईडी, एलसीपी और सीएलएस है ये सब 75% से ज्यादा है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कोर वेब वाइटल्स के बारे में थी। अब हम डिटेल्स में चलते हैं, जो 3 स्पेसिफिक फैक्टर थे उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट की। इट टेल्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ पेज टू लोड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एक्चुअल यूजर। ये हमें ये बताता है एलसीपी कि अगर एक एक्चुअल यूजर किसी वेबसाइट को यूज कर रहा है तो उसको लोड होने में कितनी देर लग रही है, कितना टाइम लग रहा है। एलसीपी फोकसेस ऑन व्हाट रियली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू पेज स्पीड, बीइंग एबल टू सी एंड इंटरेक्ट विद योर पेज। भाई अगर आपकी वेबसाइट की लोड स्पीड अच्छी है तो पेज जल्दी लोड हो जाएगा। और क्या है उसके बाद, बीइंग एबल टू सी एंड इंटरेक्ट विद योर पेज, और जैसे ही पेज लोड होगा तभी तो लोग आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करेंगे। यू कैन चेक योर एलसीपी स्कोर यूजिंग गूगल पेज स्पीड इनसाइट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। गूगल ब्रेक एलसीपी स्पीड डाउन इनटू 3 बकेट्स, गुड, नीड्स, इंप्रूवमेंट एंड पुअर। तो अगर आप इमेज देखेंगे तो जो गूगल की जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज की गाइडलाइंस है उसमें क्या दिख रहा है, जैसे गुड है तो वो 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए, अगर 4 सेकंड पे है तो नीड्स इंप्रूवमेंट, और अगर वो 6 सेकंड है तो वो पुअर होता है। अब इसको देखते हैं एक बार टूल पे जाके। तो दोस्तों मैं पेज स्पीड इनसाइट टूल पे आ गया हूं और mouse.com की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है जिसके बारे में भी बात हो रही थी, एलसीपी, वो कितना है 64। तो ये स्कोर कम है दोस्तों। और अगर हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एलिमेंट, 1 एलिमेंट फाउंड। तो वो क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो एलिमेंट क्या है। तो अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे मोबाइल पे mouse.com तो कुछ इस तरीके का एक इमेज और ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये दोस्तों क्या है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है इस वेबसाइट पे जो लोड हो रहा है। और हो सकता है इसी की वजह से यहाँ पे टाइम लग रहा हो, जिसकी वजह से उन्होंने इसको जो स्कोर दिया है वो कितना दिया है 64%। अगर मैं दूसरी वेबसाइट की बात करूं neelpatel.com की, तो आप देख सकते हैं जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है वो कितना है 1.4 सेकंड, यानी बहुत अच्छा है क्योंकि 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए। और इसको कितना स्कोर है 92%। अगर हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इनके लिए जो डायग्नोस्टिक की इंफॉर्मेशन है वो कम है। जैसे ऑल पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एंड इवेंट, तो आप देख सकते हैं क्या है, तो वो भी है। अगर आप वेबसाइट अभी ओपन करते हैं और आप देखेंगे तो यही चीज आपके
सामने आएगी। तो ये वो एलिमेंट है जिसको लोड होने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। और मतलब जो भी चीज लोड हो रही है आपकी वेबसाइट पे वो तो होंगी, टेक्स्ट भी लोड होगा, बटन्स भी लोड होंगे, या जो भी एलिमेंट्स आपने रख रखे हैं, पर जो उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है उससे निकालता है गूगल, यानी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट में कितना टाइम लग रहा है। पेंट से इसका मतलब यही है कि कौन सी चीज कितनी देर में लोड हो गए और वो वेबसाइट ओपन होके दिख रही है। तो आप ऐसे नहीं बता सकते ब्राउजर के अंदर आप कोई भी चीज लिख रहे हैं और वहां से वो लोड हो रही है तो आप ऐसे ही बता दें कि उसमें इतना टाइम लग रहा है। ये पूरी रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट करके रख रहा है और ये बता रहा है कि जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है उसका स्कोर है 92 और कितना टाइम लग रहा है 1.4 सेकेंड। तो दोस्तों आपने देख लिया कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट को हम कहां से देख सकते हैं। आप इसको गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। और अभी मैं आपको एक चीज और भी बता दूंगा कि आप इसको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी देख सकते हैं। तो अगर आपकी जो वेबसाइट है उस पे जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है अगर वो 4 सेकंड से ज्यादा पे लोड हो रहा है, यानी या फिर वो 2.5 सेकंड से ज्यादा ले रहा है लोड होने में, तो आप उसको सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रिमूव एनी अननेसेसरीली थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स। तो आप अपनी वेबसाइट से जो अननेसेसरी स्क्रिप्ट्स हैं थर्ड पार्टी की वो हटा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक डेवलपर की जरूरत पड़ सकती है और डेवलपर भी अच्छा होना चाहिए, या फिर आप किसी ऐसे बंदे को काम में ले सकते हैं जो टेक्निकल एसईओ अच्छा जानता हो। अपग्रेड योर वेब होस्ट। आप अपने वेब होस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों होता यह है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 3 एलिमेंट हैं, एक सीएसएस में लिखा हुआ है, एक जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट है। तो जैसे ही कोई बंदा कोई भी यूआरएल लिखता है किसी भी ब्राउजर में, तो जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाती है, वेब होस्ट के पास जाती है। तो पहले टेक्स्ट की रिक्वेस्ट जाती है, वो आईपी एड्रेस को फाउंड करता है। जब उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है उस डोमेन से रिलेटेड या यूआरएल से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है वेब ब्राउजर तक वापस। तो मान लीजिए पहले उसने टेक्स्ट की भेजी, फिर उसने जावा स्क्रिप्ट की भेजी, फिर उसने सीएसएस की भेजी, तो दोस्तों उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जब उसमें ऐसा कोड होगा जो अननेसेसरी वहां पर है तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक बढ़ाएगा और उसकी वजह से जो स्पीड है कंटेंट की आपके यूजर के सामने पहुंचने की, यानी उसके वेब ब्राउजर में पहुंचने की, वो कम हो सकती है। तो आप उसके लिए अपने वेब होस्ट को भी अपग्रेड करें। तो अगर आप लेना चाहते हैं होस्टिंग सर्विस तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि भाई 10 अच्छे ऐसे कौन से वेबसाइट हैं जो मुझे को अच्छी होस्टिंग दे सकते हैं। आप होस्टिंग ले सकते हैं होस्टगेटर से, ब्लू होस्ट से, WP इंजन से, काफी सारे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे वेब होस्टिंग लेंगे जो सस्ती है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उनका सपोर्ट नहीं हो, तो आपको उसका नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो आप इस चीज को देखिएगा कि आप जो वेब होस्टिंग सर्विस है वो आप अच्छी से अच्छी ले। सेटअप लेजी लोडिंग। जो भी इमेज आपकी वेबसाइट पे लोड हो रही है आप उनके लिए लेजी लोडिंग अनेबल कर सकते हैं, ताकि जो टेक्स्ट है वो पहले आ जाए और बाद में इमेज लोड हो। रिमूव लार्ज पेज एलिमेंट। तो दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत बड़ी इमेजेस हैं, मान लीजिए आपको जरूरत है इमेजेस डालने की, लेकिन इमेजेस भी बहुत ज्यादा बड़ी हैं, तो आप उनका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप जो गलत सलत इमेज हैं जो आपने मतलब वेबसाइट पे रख रखी हैं, हो सकता है कि उनकी जरूरत ना हो, वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए आपने उनको रख रखा है, तो आप उन्हें हटा सकते हैं। दोस्तों जो LCP है ना, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ये उन वेबसाइट्स के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्दी है जिनके वेब पेज बहुत ज्यादा है और जिनके पास एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा है, यानी जिनकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा डेटा है। उनके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क ये है LCP को अच्छा रखना। और लास्ट वन इज मिनिफाई और CSS। तो जो भी अनयूज्ड CSS है आप उसको वहां से हटा सकते हैं। तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो मैट्रिक्स है या मीट्रिक है, इसको सही करने के लिए आप इन 5 चीजों को कर सकते हैं। आई होप ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरे एलिमेंट की, जो है फर्स्ट इनपुट डिले। अब ये क्या बताता है, इट टेल्स द टाइम इज टेक फॉर यूजर टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद योर पेज। यूजर जब वेबसाइट पे क्लिक हो गया उसके कितनी देर बाद आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रही है। दोस्तों देखिए सारी की सारी चीजें यूजर एक्सपीरियंस के लिए ही बताई गई हैं कोर वेब वाइटल्स के अंदर। एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन इंक्लूड, कौन कौन से ऐसे इंटरेक्शन हो सकते हैं। चूजिंग एन ऑप्शन फ्रॉम ए मेनू। तो आपकी वेबसाइट पे जो मेनू है उसमें से ऑप्शन चूज कर लिया कोई भी, वो कॉन्टेक्ट अस पेज पे चला गया, प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे चला गया, या किसी और पेज पे चला गया। क्लिकिंग ऑन अ लिंक इन द साइट्स नेविगेशन, भाई कहीं कोई बटन था या कुछ था उससे वो नेविगेट करके किसी और पेज पे पहुंच गया। एंटरिंग और ईमेल इनटू अ फील्ड। अब मान लीजिए जैसे कॉन्टेक्ट अस पेज था तो वहां पे इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो कब इंफॉर्मेशन उसने लिखनी शुरू करी तो इंटरेक्शन में माना जाएगा वो। ओपनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऑन द मोबाइल डिवाइसेस। तो जो ड्रॉप डाउन मेनू होते हैं उनकी बात हो रही है, अकॉर्डिंग टेक्स्ट वही होता है, या फिर
कभी आपने देखा होगा जैसे आप प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं। ये सारी चीजें इंटरेक्शन के अंदर आती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स हाउ रियल लाइफ यूजर्स इंटरेक्ट विद वेबसाइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रियल लाइफ में यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वेबसाइट से। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट इनपुट डिले है ना, इसकी अगर आप टाइम लिमिट देखेंगे, जो थ्रेश होल्ड है वो 100 मिली सेकंड का है, यानी 100 मिली सेकंड के अंदर अंदर यूजर का इंटरेक्ट होना जरूरी है आपकी वेबसाइट से। अगर वो टाइम 300 मिली सेकंड है तो आपको सुधार करने की जरूरत है। यू हैव टू नीड्स इंप्रूवमेंट, एंड इफ द टाइम इज 500 मिली सेकंड देन इट इज अ पुअर कैटेगरी। लेकिन दोस्तों एफआईडी को लेकर जो कंफ्यूजन है वो ये है कि मान लीजिए किसी की ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो दोस्तों जब ब्लॉग से कोई भी बंदा इंटरेक्ट करता है तो वो उसको पढ़ेगा पहले, कोई एक्शन तो उस पर लेगा नहीं। तो उस केस में एफआईडी को इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर जो लोडिंग टाइम है वो 300 मिली सेकंड भी है या 400 मिली सेकंड भी है तो वो ठीक है, उस पर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई ऐसी वेबसाइट है या ऐसा वेब पेज है जो है ही लॉगिन पेज या फिर कॉन्टेक्ट अस पेज है, या फिर कोई ऐसा पेज जहां पे लोग इंफॉर्मेशन अपनी लिख रहे हैं, तो उस पेज पे जो फर्स्ट इनपुट डिले है तो इस मैट्रिक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि वो 100 मिली सेकंड ही हो जाए। दोस्तों ऐसा ना हो कि आपका कॉन्टेक्ट अस फॉर्म ओपन ही ना हो, और ओपन हो जाए तो अगर यूजर उसमें कुछ लिख रहा है तो उसको वहां पे टाइम लग रहा है। तो दोस्तों इसको कैसे सही कर सकते हैं एफआईडी यानी फर्स्ट इनपुट डिले को? मिनिमाइज और डिफर जावास्क्रिप्ट। तो डिफर एक कोड है जो लगता है जावास्क्रिप्ट में। मैं अपने डेवलपर से जब काम कराता हूं तो मैं दो कोड को यूज करता हूं, रेंडर और डिफर। तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, जेएस को मिनिमाइज करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रिमूव एनी नॉन क्रिटिकल थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट। थर्ड पार्टी की जो भी नॉन क्रिटिकल का मतलब ये है दोस्तों कि जिसकी जरूरत नहीं है, वो क्रोम डेव टूल्स में आपको पता लग जाएगी कौन सी जो स्क्रिप्ट है वो जरूरी नहीं है और आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन गूगल के जो हेल्प सेंटर है वहां पे उपलब्ध है इसके बारे में। यूज अ ब्राउजर कैश। तो दोस्तों जब वेबसाइट लोड हो रही है और लोड होने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर उसके इंटरेक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप ब्राउजर कैशे भी यूज कर सकते हैं। तो ब्राउजर कैशे में क्या होता है, कुछ कैश मेमोरी पहले से रहती है तो वेबसाइट लोड होने में जो देर लगती है वो कम हो जाती है और यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है आपकी वेबसाइट पे। आसानी से तो नहीं कहेंगे इसको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इंटरेक्ट कर सकता है आपकी वेबसाइट से। अब इसको टूल में चल के देखते हैं एफआईडी के बारे में। तो दोस्तों आप एफआईडी देख सकते हैं कितना है, 34 मिली सेकेंड। तो इसकी जो लिमिट है थ्रेशोल्ड की वो कितनी है, 100 सेकेंड, और यहाँ पे लिखा है 85। तो ये ठीक है। और neelpatel.com की भी देखेंगे तो कितनी है, 96 14 मिली सेकेंड। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे दोस्तों नहीं आती एफआईडी, आप देख सकते हैं जो टाइम टू इंटरेक्टिव है वो कितना है, 4.2 सेकेंड। और जब आप नीचे आएंगे, मैं इसमें चलता हूँ एक बार जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इस वेबसाइट पे है तो ये लिखा आ रहा है ना, रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दोस्तों डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे पास इनिशियल्स हैं और इन पे हमें काम कर रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा रहा है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कोड। थर्ड पार्टी कोड ब्लॉक द मेन थ्रेड फॉर 1190 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कौन कौन से थर्ड पार्टी के हैं जो उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड है, गूगल टैग मैनेजर का है, फेसबुक का है, हबस्पॉट। तो ये सब क्या है दोस्तों, थर्ड पार्टी के हैं। तो इन पर आप काम कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और उसका इंटरेक्शन टाइम, मतलब जो टाइम लग रहा है इंटरेक्शन होने में, उसको कम से कम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट की। दोस्तों ये चीज बहुत ही अच्छी है। गूगल का आप देखिए कितना सोचता है वो अपने यूजर्स के बारे में, कितनी मीटिंग्स करता है, कितनी सारी रिसर्च करता है और उसके बाद हमें चीजें लाके देता है। सीएलएस से आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। इट टेल्स दैट हाउ स्टेबल अ पेज एज इट लोड्स। भाई ये बताता है कि आपका पेज कितना स्टेबल है जब वो लोड हो रहा है। विजुअल स्टेबिलिटी की बात होती है इसके। इफ एलिमेंट्स ऑन योर पेज मूव अराउंड एज द पेज लोड। अगर आपके एलिमेंट मूव हो रहे हैं जैसे जैसे पेज लोड हो रहा है, आपने देखा वो कई बार ऐसी वेबसाइट खुलती है मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे भी ओपन होती है कि कोई चीज लोड हो गई, फिर थोड़ी देर बाद लोड हुई तो वो एलिमेंट नीचे शिफ्ट होते चले गए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है देन यू हैव गॉट अ हाई सीएलएस एंड इट इज वेरी बैड। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा हो रहा है कि एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो सीएलएस स्कोर है वो ज्यादा हो जाएगा और ये बहुत ही गलत होता है। इफ द पेज एलिमेंट्स नॉट मूव अराउंड यूजर्स क्लिक्स ऑन द एलिमेंट्स एक्यूरेटली। अगर क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स है वो मूव नहीं करेंगे तो यूजर क्या करेगा, एक्यूरेटली क्लिक करता है एलिमेंट पे। पता चला हमने मोबाइल पे क्लिक किया कहीं और वो क्लिक हो जाता कहीं और, क्योंकि वो एलिमेंट नीचे
शिफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत एनोइंग होता है और ये यूजर एक्सपीरियंस को सबसे ज्यादा खराब करता है। अगर यूजर के साथ ऐसा एक बार या 2 बार हो जाता है दोस्तों, फिर वो आपके रिजल्ट्स पे नहीं आएगा, उसे मालूम है कि ये वेबसाइट बेकार है। दोस्तों देखिए, कोर वेब वाइटल्स की जरूरत क्यों पड़ी। पहले जो ह्यूमन का अटेंशन स्पैन था वो 8 सेकंड का था और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी 8 सेकंड का ही टाइम है, 8 सेकंड के बाद ह्यूमन आजकल डिसीजन ले लेता है, यार ये वेबसाइट खराब है, अच्छी है, बुरी है, उसके बारे में सारी राय वो अपने पास रख लेता है। कंटेंट पढ़ने से पहले ही वो ये बता सकता है कि आपकी वेबसाइट खराब है। तो कोर वेब वाइटल्स क्या है, पहले आप अपनी वेबसाइट को सही तरीके से लोड तो करा लें वेब ब्राउजर पे, इंटरनेट ब्राउजर पे। जब वो लोड होगी तभी तो लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों कोर वेब वाइटल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉमन इन मोबाइल वर्जन ऑफ अ वेबसाइट। ये स्पेशली इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है मोबाइल वर्जन में। क्यों? क्योंकि दोस्तों मोबाइल की स्पीड जो है इंडिया में वो थोड़ी सी कम है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और जो डिवाइस है, भाई लोग मोबाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसकी स्क्रीन छोटी है, बड़ी है, तो कई सारी लार्ज स्क्रीन भी है और छोटी स्क्रीन भी है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो जो गूगल रियल डेटा इकट्ठा करता है क्रोम यूजर एक्सपीरियंस से, और उससे वो चीज हमें बताता है कि जो CLS है उसकी क्या वैल्यू है। आप देख सकते हैं अगर वो 0.1 से कम है तो गुड है, 0.25 है तो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर वो 0.3 है या उससे ज्यादा है तो वो बहुत ही खराब है और आपको इसको सही करना ही चाहिए। ट्राई टू मेक योर वेबसाइट एज स्टेबल एज पॉसिबल। तो आप अपनी वेबसाइट को स्टेबल बनाएं जितना हो सकता है। अब इसको कैसे आप सही कर सकते हैं? हाउ टू इम्प्रूव CLS? यूज सेट साइज एट्रीब्यूट डायमेंशन फॉर एनी मीडिया, वीडियो, इमेजेस, GIF, इन्फोग्राफिक एटसेट्रा। तो आप जब भी इमेज अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, तो उसका जो डायमेंशन है उसको ध्यान में रखें। आप उसको कोडिंग में भी लिख सकते हैं, और अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी इमेज आपको लेनी है उसका साइज निर्धारित हो। जैसे लोगों का होता है 512 बाई 512 पिक्सल, या कोई टेस्टिमोनियल की इमेज है फिर वो आप 150 बाई 150 की ले सकते हैं। ऐसा ना हो आप टेस्टिमोनियल के लिए 3000 बाय 3000 पिक्सल की इमेज ले रहे हैं, तो वो अननेसेसरी लोड उस पर बढ़ाएगी दोस्तों, और उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मेक श्योर एड एलिमेंट्स हैव अ रिजर्व्ड स्पेस। दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा खराब होती है कि जो कंटेंट होता है उसको ऊपर ऐड आ जाते हैं और उसकी वजह से कंटेंट सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है। ये सबसे बुरा यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है कि जब एड एलिमेंट्स के सामने आ जाते हैं आपकी वेबसाइट के, यूजर चीजों को देखता है और आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं करता है, या फिर बाउंस रेट बढ़ जाता है, या ड्वेल टाइम कम रहता है। तो ये सारे जो सिग्नल्स जा रहे हैं गूगल सर्च इंजन को, ये बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब है। तो आप इस बात की श्योरिटी करें कि जो एड्स एलिमेंट है उनके लिए आप स्पेस छोड़ दें वेबसाइट पर। अभी मैं आपको शो करूंगा ये एड न्यू UI एलिमेंट्स बिलो द फोल्ड। तो दोस्तों आपको कुछ जो तय करी हुई चीजें हैं उनके नीचे से कुछ नए एलिमेंट निकालने पड़ेंगे यूजर इंटरफेस के, और आपको नए नए टूल्स यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो CLS है यानी क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है वो इंप्रूव हो जाए। दोस्तों गूगल देता है 5 सेकंड का टाइम। 5 सेकंड में वो ये देखता है कि जो टेक्स्ट अभी ऊपर आ रहा था वो कितना सेंटीमीटर या कितने पिक्सल नीचे खिसक गया, फिर वो 5 सेकंड टाइम लेता है। तभी तो इसका नाम क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट कर रहा है ये। 5 सेकंड बाद, फिर 5 सेकंड बाद कितना नीचे आ गया, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी यूजर स्क्रॉल करता है ना, टेक्स्ट उसी हिसाब से बदलता जाता है। तो ये चीज आपकी वेबसाइट पे नहीं होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट स्टेबल होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों ज्यादा जानते हैं CLS के बारे में, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो दोस्तों मैं अभी गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर आया हूं और वो must.com है। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट कितना है, 92। तो जो भी इंप्रूवमेंट्स इसके अंदर करने हैं, जैसे इसका CLS तो अच्छा है, 92% है। अगर आप नीचे आएंगे ना, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे शो ऑडिट रिलीवेंट टू CLS पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इमेज एलिमेंट्स डू नॉट हैव एक्सप्लिसिट विड्थ एंड हाइट। तो जो भी इश्यूज हैं वो आप देख सकते हैं, और जो पास्ट इशू हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों CLS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट्रिक है जो आपको ये बताती है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो कितना शिफ्ट हो रहा है लोड होने के साथ साथ। अगर मैं बात करूं दूसरी वेबसाइट की neelpatel.com की, तो इसका भी जो CLS स्कोर है वो मॉस से कम है, कितना है, 83। तो इसके लिए जो काम ये कर सकते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अवॉइड लार्ज लेआउट शिफ्ट्स। तो वो देख सकते हैं कि कहाँ है, और जो कंट्रीब्यूशन है वो भी लिखा आ रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट का देखना चाहते हैं तो आप वहां से वो भी चीजें देख सकते हैं। अब दोस्तों कंटेंट लेआउट शिफ्ट होता कैसे है, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। एक नई विंडो ओपन कर रहे हैं हम, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द टेलीग्राफ। दोस्तों मैं द टेलीग्राफ की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ये एक मीडिया कंपनी है और इसकी वेबसाइट अगर मैं ओपन करूं
तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, जैसे ही पेज लोड हुआ तो यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट। तो अभी तक जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोड नहीं हुआ था, अब वो लोड हो गया है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इतना स्पेस इन्होंने यहाँ पर छोड़ रखा है। अगर ये स्पेस नहीं छोड़ते ऊपर तो क्या होता, जो ये जो लिखा आ रहा है द टेलीग्राफ ऑनलाइन, ये ऊपर होता है यहाँ पर, और ये फिर नीचे शिफ्ट होता है। तो दोस्तों इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है और लोग आपकी वेबसाइट से बाउंस कर जाते हैं, वो एग्जिट कर जाते हैं, और ड्वेल टाइम भी कम रहता है। तो अगर इस वेबसाइट को मैं स्क्रॉल करता हूं तो मैं देखूंगा कि जो कंटेंट है क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जो या बैनर एड है, उसकी जो विड्थ है वो कम है, पर उन्होंने स्पेस ज्यादा छोड़ रखा है। तो दोस्तों ये तो बाहर की वेबसाइट है, हम कोई इंडिया की वेबसाइट लेते हैं। अभी एक और वेबसाइट ओपन करते हैं, एज लाइक अमर उजाला। वेबसाइट को ओपन कर रहा हूं मैं। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जैसे जैसे टेक्स्ट लोड हो रहा है, एलिमेंट्स लोड हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये चीजें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सारे ऐड लोड हो गए, लेकिन जो टेक्स्ट है वो अपनी जगह से जरा सा भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की वेबसाइट आपको बनानी है कि जो आपका टेक्स्ट है ना, वेबसाइट लोड होते टाइम या जो भी एलिमेंट्स हैं आपकी वेबसाइट पे वो शिफ्ट नहीं होने चाहिए। अगर वो शिफ्ट होंगे तो आपका जो CLS स्कोर है वो खराब हो जाएगा। आप और भी वेबसाइट में देख सकते हैं, जिस वेबसाइट पे भी ऐड आ रहे हैं, आप ज्यादातर प्रॉब्लम तभी होती है जब वेबसाइट्स पे ऐड आते हैं और कंटेंट शिफ्ट नहीं होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आप कैसे देख सकते हैं कोर वेब वाइटल्स के बारे में, जहां पे आपको सारा डेटा मिलेगा। तो मैं गूगल सर्च कंसोल पे जा रहा हूं अब। तो आप जाएं अपने अकाउंट पे, लॉगिन करें, और यहां से आप अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कोर वेब वाइटल्स। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा रहा है नॉट एनफ डेटा फॉर दिस डिवाइस टाइप, डेस्कटॉप के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके का डेटा होता है, एक होता है फील्ड डेटा, यानी जिसको रियल डेटा भी बोलते हैं। तो उसकी रिपोर्ट तो आपको यहाँ पे मिलती है, चाहे वो मोबाइल डिवाइस के लिए हो चाहे वो डेस्कटॉप डिवाइस के लिए हो। और अगर आप लैब डाटा देखना चाहते हैं, जो प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स एंड टूल्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करें ट्राई पेज स्पीड इनसाइट्स, और आप जब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप उसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल के हेल्प से वेब वाइटल्स की पूरी रिपोर्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोर्स क्या है, क्रोम यूएक्स रिपोर्ट, यानी क्रोम यूजर एक्सपीरियंस रिपोर्ट, जिसको क्रक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने जिक्र किया था ट्यूटोरियल के शुरू में कि कुछ वेबसाइट पे इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो आप देख सकते हैं मॉज जैसी वेबसाइट का जो स्कोर है वो 44 आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे तो लिखा भी है 0 to 49 इज रेड, 50 to 89 इज ऑरेंज, एंड 90 to 100 इज ग्रीन। ग्रीन मतलब वो अच्छा है, 50 to 89 में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और 0 से 49 पुअर है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि moz.com जैसी वेबसाइट पुअर कैटेगरी की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा यूआरएल लिख दिया है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक यूआरएल को लिखूंगा, जैसे किसी ब्लॉग के लिए या किसी और के लिए, तो हो सकता है ये स्कोर चेंज हो जाए। तो वेबसाइट अच्छी है, उनका कंटेंट भी अच्छा है, लोग पढ़ते भी हैं, पर कोर वेब वाइटल्स पे उनकी जो परफॉर्मेंस आ रही है उस वजह से थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और इससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो वाइटलिटी इसकी जो देखने में आई है, जैसे जापान में बहुत ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में इसकी वाइटलिटी बहुत ज्यादा थी। इंडिया पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ये जो अपडेट आई थी अभी 2 जून को, जिसमें मेनली कोर वेब वाइटल्स की भी बात बताई गई थी। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ क्रोम डेव टूल्स के बारे में, कि अगर आप कोर वेब वाइटल्स को देखना चाहते हैं क्रोम डेव टूल्स में तो आप कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है गूगल क्रोम, क्योंकि क्रोम डेव टूल्स तो क्रोम में ही ओपन होगा, और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख रहा हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर इस वेबसाइट को करना है इंस्पेक्ट, यानी डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है आपको। तो डेवलपर ऑप्शन ओपन हो गया है, और आप इधर देख सकते हैं एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, कई सारे ऑप्शन है आपके पास ऊपर। तो आपको इसको जाना है परफॉर्मेंस के अंदर। तो यहां पर जो मैसेज है वो क्या है, क्लिक द रिकॉर्ड बटन और हिट Ctrl+E टू स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्डिंग, क्लिक द रिलोड बटन। तो मैं Ctrl E प्रेस कर रहा हूं दोस्तों,
और मैं फिर इसको करूंगा रिफ्रेश, और जब वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी तो मैं इसको कर दूंगा स्टॉप। तो प्रोफाइल लोड हो रही है, यहाँ स्टेटस भी लिखा आ रहा है। तो दोस्तों समरी मेरे सामने है और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि चीजें दिख जाए आराम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना एफपी फर्स्ट पेंट, एफसीपी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, डीसीएल और एलसीपी, तो ये जो चीज है एलसीपी यानी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर मैं इसमें होवर लेके जा रहा हूं तो आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे ये चेंज हो रहा है, यानी ये क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट है इस पेज पे। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी नीचे, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, टोटल टाइम, टाइप क्या है इमेज, साइज कितना है और जो टाइम स्टैम्प है वो कितनी है, और नीचे उसका ये पूरा जो रिलेटेड नोड है वो लिखी आ रही है, यानी जो एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये सेक्शन एलिमेंटर सेक्शन। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो डॉट्स देख रहे हैं एफसीपी के यानी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट के और लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट के, अगर आप उसके ऊपर होवर लेके जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में लोड हो रहा है। तो जैसा दिख रहा है आपको एलसीपी 2041.2 मिली सेकेंड, तो ये गुड है। तभी तो ये किस में आ रहा है, ग्रीन कलर से आ रहा है। यहाँ पे जो रेड आ रहा है यहाँ पे मुझे काम करना होगा और मैं देख सकता हूँ कि मुझे कहाँ काम करना है। तो अभी तो हमने परफॉर्मेंस मेजर करी है। अगर मैं जाऊं लाइट हाउस में, तो लाइट हाउस में आने के बाद जैसे यहाँ पर कैटेगरीज हैं, परफॉर्मेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसेसिबिलिटी, एसईओ, डिवाइस कौन सा है, वेब ऐप की बात ही नहीं हो रही। तो मोबाइल पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जनरेट रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो अभी जो लाइट हाउस है वो वार्मिंग अप हो रहा है और विद इन सेकेंड्स मुझे यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी पूरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में मुझे 100 में से 42 जो मेरा स्कोर है, और एसेसिबिलिटी में 97, बेस्ट प्रैक्टिसेस में 100, एसईओ में 86। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स दिख रही है ना, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट इज 2.4 सेकंड, टाइम टू इंटरेक्टिव 9.7 सेकंड, स्पीड इंडेक्स, टोटल ब्लॉकिंग टाइम जो भी आ रही है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 4 सेकंड। तो दोस्तों ये रिपोर्ट वेरी हो सकती है, और वेरी होने का मतलब भी यही है दोस्तों कि जो परफॉर्मेंस है वो इतनी आ रही है। अगर मैं इसको पेज स्पीड इनसाइड टूल पे जाके चेक करूं तो हो सकता है वहां चीजें अलग हों। तो दोस्तों इसमें मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख रहा हूं, वर्डप्रेस वाली वेबसाइट का, एंड एनालाइज। ये वही वेबसाइट है जो मैंने डेव टूल्स में जाके चेक करी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 95। तो मोबाइल पे 95 है लेकिन वहां पे अलग आ रहा था, और डेस्कटॉप पे कितना आ रहा है, 99। तो दोस्तों यहाँ पे जो लैब डेटा है, तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है वो कितना है, 1.3 सेकंड, वहां पे कितना था, 4 सेकंड। टाइम टू इंटरेक्टिव यहाँ कितना है, 2.4 सेकंड, वहां कितना था, 9.1 सेकंड। तो जो भी रिपोर्ट आपको मिल रही है यानी जो भी लैब डेटा मिल रहा है आपको, तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, पर दोस्तों वो इतना होता है कि आपको आईना दिखा सके कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस पोजीशन में है और आपको किस किस जगह काम करना है। जैसे सीएलएस के लिए दिखा रहा है स्कोर 0.001, तो ठीक है। बाकी मैं और भी काम कर सकता हूं, जैसे जो अनयूज सीएसएस है, जैसा कि मैं बता भी रहा था, मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं, अवॉइड एन एक्सेसिव डीएम साइज, और वो जो भी डायग्नोस्टिक मैं कर सकता हूं वो यहाँ पर लिखी आ रही है। इन चीजों पे मैं काम कर सकता हूं। तो दोस्तों टूल्स की बात हो ही रही थी, तो ये एक टूल है पेज स्पीड इनसाइट टूल। इसी तरीके से एक और टूल है जिसका नाम है जीटी मैट्रिक्स। तो मैंने इसके अंदर वेबसाइट की रिपोर्ट पहले ही ओपन करके रखी है दोस्तों, लेटेस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर मेरी वेबसाइट का जो एड्रेस यहाँ पे मैंने लिखा है वर्डप्रेस का। तो आप देख सकते हैं जो जीटी मैट्रिक्स ग्रेड है वो क्या है, ए, परफॉर्मेंस 96%, स्ट्रक्चर एलसीपी यानी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 1 सेकंड, टीबीटी 31 मिली सेकंड, सीएलएस 0.01। तो डेटा थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी ये से 96% पे है। और जब मैं डेव टूल्स में गया था तो वो कितना है, 95। तो ठीक है, जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। उसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सब विजुअलाइजेशन आपको मिलते हैं। जैसे स्पीड का विजुअलाइजेशन उन्होंने बताया है कि फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट जो लोड हुआ वो कितने में लोड हुआ, 986 मिली सेकंड में। उसके बाद जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है वो कब लोड हुआ, 1 सेकंड में। टाइम टू इंटरेक्टिव 1.4 सेकंड, फुली लोडेड टाइम इज 1.4 सेकंड। अगर मैं इसको थोड़ी देर बाद चेक करूंगा तो हो सकता है डेटा कुछ बदल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि वो 1 सेकंड से सीधे 10 सेकंड हो जाएगा।
या 10 सेकंड है तो सीधे 2 सेकंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1.4 है तो 1.3 भी हो सकता है और 1.6 भी हो सकता है, इससे ज्यादा वेरी नहीं होगा। उसके अलावा आप परफॉर्मेंस पे देख सकते हैं सारी चीजें, स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसा है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सही करनी है। जैसे यहाँ पे ग्रीन से आ रहा है इम्पैक्ट लो है, पर मैं इन पे काम कर सकता हूँ। अगर आप जीटी मैट्रिक्स के थ्रू अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो ऑरेंज कलर और रेड कलर, तो दोस्तों आपको उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, स्पेशली वो चीजें जो रेड कलर से लिखी हुई आती हैं। तो आप यहाँ पे और भी चीज देख सकते हैं, जैसे टेस्ट सर्वर लोकेशन जो है वो वैनकूवर कनाडा की है और क्या यूज करके बना रहा है ये, क्रोम डेस्कटॉप लाइट हाउस 7.4.0, ये लाइट हाउस का एक वर्जन है। तो जब क्रोम डेव टूल्स में मैंने आपको बताया था, तो हमने लाइट हाउस से भी चेक किया था और परफॉर्मेंस से भी चेक किया था, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप जब पेज स्पीड इनसाइट्स पे आएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, सी कैलकुलेटर, द परफॉर्मेंस स्कोर इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम दीज मेट्रिक्स, सी कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, जैसे एफसीपी है उसका मीट्रिक स्कोर क्या है और वेटेज कितना है, उससे स्कोर बनता है पूरा। तो 10, 10, 25, 10, 30, 15 इन सबको मिला के एक स्कोर बन गया और वो यहाँ पे आ रहा है, जैसे एफसीपी यानी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, एलसीपी लार्जेस्ट, और सारी चीजें आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो इसके अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जो 3 चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, एक तो एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, दूसरी है एफआईडी फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले, और जो तीसरी है सीएलएस यानी क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, इन तीनों मेट्रिक पे आपको काम करना है। अगर वो उस हिसाब से नहीं है जो गूगल ने सेट कर रखी हैं, उनका जो थ्रेशोल्ड है उस पे वो वैल्यूज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इंप्रूवमेंट करें अपनी वेबसाइट में, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप डेवलपर की हेल्प लें या फिर आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प ले सकते हैं जिसको अच्छा टेक्निकल एसईओ आता हो। अब दोस्तों जो चीजें हैं याद करने के लिए, मतलब वैसे तो आपको याद नहीं करना है, कोई ऐसा कोर्स सिलेबस नहीं है ये, पर जो याद रखने वाली चीजें हैं वो 3 ही थी, एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस। तो जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होता है वो यूज होता है विजुअल लोड को चेक करने के लिए, कि एक्चुअल यूजर जब आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा गूगल क्रोम में तो कितनी देर लगेगी वेबसाइट या वेब पेज को लोड होने में। उसके बाद थी फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले। एफआईडी क्या बताती है, इंटरएक्टिविटी। कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे कुछ लिखता है या कोई एक्शन करता है, इवन अगर वो स्क्रॉल भी करता है तो वो इंटरएक्टिविटी के अंदर आता है। तो इसके लिए आपको काम जो करने थे उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे आप कैशे का यूज कर सकते हैं, कैश मेमोरी का। तो आप देखते होंगे कि जैसे गूगल क्रोम में कोई भी चीज ओपन हो रही है और वहां पे कोई कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटो फिल आती है, तो वो सब होता है कैश मेमोरी की वजह से। उसके अलावा जो तीसरी मैट्रिक्स है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, तो ये होती है विजुअल स्टेबिलिटी के लिए। आपको अपनी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रखनी है। अगर आपकी वेबसाइट पे एड्स आ रहे हैं तब भी आपको वेबसाइट स्टेबल रखनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एड लोड होने के साथ जो वेबसाइट है उसका कोई भी एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है। अगर वो शिफ्ट ज्यादा हो रहा है तो आपको इसमें स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा और आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका बाउंस रेट बढ़ जाएगा और ड्वेल टाइम कम हो जाएगा। तो ये जो 3 चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन चीजों के लिए जो भी आपको वार्निंग मिल रही है, मैसेज मिल रहा है, जो भी डायग्नोस्टिक आपके सामने आ रहे हैं, आप उन पर काम करें, उनमें इंप्रूवमेंट करें, और आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ की साइड से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।